हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक बड़ी बेहतरीन शानदार सी क्लास आप सभी के बीच में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब एग्जाम डेट आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना क्यों मैं आप लोगों को एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से बनते हैं और कहीं ना कहीं कैसे उस क्वेश्चन को टैकल करना है वो स्ट्रैटेजी भी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। आप सब लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा और एक बार देख लीजिए कि आज का टॉपिक क्या है। वो टॉपिक है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, हिंदी में बोलते हैं उसको उत्पादक संतुलन। देखिए, उत्पादक संतुलन की जो स्थिति होती है दो प्रकार की अवधि में देखी जाती है, एक अल्पावधि और एक दीर्घ अवधि, यानी कि एक शॉर्ट रन एक लॉन्ग रन। मैं आज का जो वीडियो होगा मैं शॉर्ट रन पढ़ाऊंगा, क्योंकि कारण ये क्योंकि लॉन्ग रन पढ़ने के लिए हमें शॉर्ट रन का पढ़ना आवश्यक है। शॉर्ट रन का बेसिक क्लियर होगा, लॉन्ग रन बहुत चुटकियों में कर पाओगे। इसके साथ साथ इसमें दो अप्रोचेस होते हैं मेरे दोस्त। आज की क्लास में हम टीआरएन टीसी अप्रोच और एमआरएन एमसी अप्रोच, ये दोनों अप्रोच को बड़े सिस्टमैटिक अप्रोच से हम लोग डिस्कस करेंगे। बिना सिंगल टाइम वेस्ट किए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है आपके स्क्रीन के सामने वो आता है हमारे पास। मुझे बताइए, ये जो शब्द आया वो आया प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्या आया मुझे बताओ। एक शब्द आता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्या होता है? यानी कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को हम उत्पादक संतुलन बोलते हैं। होता क्या है एक बार मुझे बताइए। देखिए, एक एक चीज को हम लोग बिल्कुल लिख लिख के बकायदा बढ़िया नोट्स बनाते हुए पढ़ेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी आभास नहीं होगा कि हमने कुछ यहां पे इमेज लगाया आपने कॉपी कर लिया, कुछ हमने टेक्स्ट रखा हमने कॉपी कर लिया। नहीं, एक एक चीज को बहुत बारीकी से सुंदर तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, अगर मैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यानी उत्पादक संतुलन की कहानी बताऊं तो ये होता क्या है बताइए। अगर कोई भी एक प्रोड्यूसर है, एक उत्पादक है, तो आप मुझे बताइए वो हमेशा क्या चाहता है, उसके दिमाग में हमेशा क्या चल रहा होता है। सोचिए सोचिए। अगर आप एक बिजनेसमैन है, अगर आप एक व्यापारी हैं, अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप एक, मैं बोल सकता हूं एक उत्पादक हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है बताइए। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि किसी भी तरीके से बहुत सारा अधिकतम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जाए, मैक्स टू मैक्स लाभ कमाया जाए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना यह आपका मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव देखा गया। मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? तो एक उत्पादक भी अपने आप को संतुलन की स्थिति में जब मानेगा, एक उत्पादक जब अपने आप को संतुलन की स्थिति में मानेगा जब वो अपने एक मैक्सिमम प्रॉफिट को एंजॉय कर रहा होगा, जब वो एक अधिकतम लाभ वो कमा पा रहा होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? तो उस स्थिति में, जिस स्थिति में एक उत्पादक अधिकतम लाभ को अर्जित करता है, उस स्थिति को एक उत्पादक संतुलन की स्थिति बोलते हैं। एक सिंपल सॉवर भाषा में मैंने आपको समझा दिया। तो मैं अगर इसको लिखूं, इसको मैं डेफिनेशन के जरिए अगर मैं समझाऊं, तो यह एक ऐसी स्थिति है, यह एक ऐसी स्थिति आप लिखिएगा जब उत्पादक को क्या होता है मुझे बताओ, अधिकतम लाभ, ठीक है, प्राप्त होता है। एक ऐसी स्थिति जब उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। क्या मेरी बात आपको क्लियर है ना? इट इज अ सिचुएशन वेयर प्रोड्यूसर में गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। कोई डाउट है क्या? इट इज अ सिचुएशन वेयर प्रोड्यूसर में गेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट। एक ऐसी स्थिति जब एक उत्पादक को सबसे अधिकतम लाभ होता है। एक छोटी सी बात अगर मैं आपसे चर्चा करूं, इसी का जस्ट छोटा भाई होता है उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पढ़ा होगा आप लोगों ने। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं उपभोक्ता संतुलन की बात करूं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करूं, तो वो क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मैं एक उपभोक्ता हूं, मान लो मैं एक कंज्यूमर हूं। मैं किसी भी गुड्स को जब मैं कंज्यूम करता हूं, किसी भी जब मैं वस्तु का जब मैं उपभोग करता हूं, तो मेरे दिमाग से दो या तीन बातें निकलेंगे। मैंने एक सेब खाया, यार क्या मस्त सेब है यार, मजा आ गया यार, पैसा वसूल सेब है यार, है ना? तो ये क्या हो, मैं एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में इसलिए हूं क्योंकि मैंने सेब को खाने से मुझे बहुत गजब की संतुष्टि प्राप्त हुई, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हुई। तो यह एक ऐसी स्थिति बता रही है जो एक उपभोक्ता एक संतुलन की स्थिति कहीं ना कहीं दे रही है। मैंने एक फॉर एग्जाम्पल बनाना यानी केला खाया। जैसे ही मैंने केला खाया तो मिला यार बेकार है, सड़ा है, बेकार है, पैसा डूब गया, बेकार है यार, एकदम रद्दी क्वालिटी का था।
यानी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना उसने पैसा खर्च किया उसके बराबर उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। क्लियर है? इसी तरीके से आपको समझना है उत्पादक भी। उत्पादक ने जो पूंजी लगाई है उस पूंजी से उसने सोचा होगा, जैसे अगर आप भी अगर एक व्यापारी हो, अगर आप कहीं भी पूंजी अगर विनियोजित करते हो, जब भी कहीं भी अगर आप कैपिटल अगर एम्प्लॉय करते हो, तो आपके दिमाग में एक जरूर बात चल रहा होगा कि अगर मैंने 10 लाख लगाया है तो मुझे 10%, 20%, 30% का मुझे रिटर्न चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से एक उत्पादक भी होता है, जो भी वह पूंजी लगा रहा होता है उसमें यह सोचता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए चाहिए, इतना मुझे रिटर्न चाहिए चाहिए, इतना मुझे लाभ चाहिए चाहिए। और ये वह स्थिति जिस स्थिति में एक उत्पादक को सबसे अधिकतम लाभ होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, उस स्थिति को हमने एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यानी उत्पादक संतुलन की स्थिति में बोल दिया। जैसे हम लोग उपभोक्ता संतुलन में क्या पढ़ते हैं कि जब एक उपभोक्ता जो भी वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करने के लिए, उपभोक्ता संतुलन क्या है? जब भी वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय करने के लिए जो एक उपभोक्ता जो भी पैसे खर्च करता है, जो भी पैसे खर्च करता है उससे जो उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि उपभोक्ता संतुलन बोला। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? जब एक उपभोक्ता को क्या होगा, जब एक उपभोक्ता को जब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जब उसको एक उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। यह बात मैंने आपको समझा दिया। देखिए, अगर मैं आपसे लाभ की जैसे ही मैं बातचीत करता हूं तो लाभ का मतलब आप लोग तुरंत बताते हो। जैसे अगर मैं लाभ की बात करूं, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही मैं अगर लाभ यानी कि प्रॉफिट की बात करता हूं तो प्रॉफिट यानी कि लाभ की बात करता हूं, ठीक, तो आपके दिमाग में दो बातें निकल के आती हैं। सर, किसी भी वस्तु को बनाने में कितनी लागत आई है? मान के चलो किसी भी वस्तु को बनाने में, आप समझिए, किसी भी वस्तु को बनाने में कितनी लागत आई है यानी कि कुल लागत। और इसी तरीके से किसी भी वस्तु को बेचने से, आप समझो, किसी भी वस्तु को बेचने से भाई हमने उसको बेचा होगा तो पैसा मिला होगा, तो हमारे पास कुल आगम कितना है, और उसमें से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं कुल लागत, कुल लागत यानी कि अगर हम सब लोग कुल आगम को टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। अगर मैं टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर दूंगा, क्या बताइए, टोटल रेवेन्यू में से अगर मैं माइनस कर दूंगा टोटल कॉस्ट, क्या अगर मैं टोटल रेवेन्यू में से अगर माइनस कर दूंगा टोटल कॉस्ट तो क्या होगा? बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट को किससे डिनोट करते हैं? पाई से। इकोनॉमिक्स में ये जो प्रॉफिट है ना, उस प्रॉफिट को किससे डिनोट करते हैं? पाई से। उदाहरण के जरिए समझिए, किसी भी वस्तु, जैसे मैंने शर्ट पहन रखा है, इस शर्ट को बनाने में मान लीजिए 100 रुपए की लागत लगी। कितने की लागत लगी भाई? इसमें कपड़ा लगा होगा, धागा लगा होगा, बटन लगा होगा, लेबर को मजदूरी गई होगी, बिजली का बिल गया होगा, मशीन के कुछ खर्चे हुए होंगे, बिजली का बिल भरा होगा, हमने जस्ट उस भूमि का किराया दिया होगा, उस भवन का किराया दिया होगा। तो उन सब चीजों को मिला के एक शर्ट का उत्पादन करने में मान लीजिए मुझे 100 रुपए की लागत लगी। और जब मैं उसको जब बेचने गया तो मैं उसको बेच रहा हूं कितने का? 150 रुपए का। मुझे बताइए फायदा कितने का हो? मतलब जो पैसा मुझे मिला ये कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू हो गया। जो पैसा मुझे मिला क्या हो गया? कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू। और जो मेरी जो लागत लगी है उसको क्या बोल दिया? जो 100 रुपए की लागत लगी है टोटल कॉस्ट हो गया। तो जब मैंने टीआर में से टीसी को मैंने माइनस कर दिया, यानी कि 150 में से हमने 100 को माइनस कर दिया, 50 बच गया, तो ये 50 क्या हो गया बताओ? हमारा प्रॉफिट हो गया। और इसी प्रॉफिट को इकोनॉमिक्स में किससे डिनोट करते हैं? पाई से डिनोट करते हैं। इसका मतलब मेरे दोस्त ये हो गया कि पाई इज इक्वल टू क्या होगा? टीआर माइनस का टीसी। मैं लिख सकता हूं क्या? इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो पाई की वैल्यू क्या हुई? पाई की वैल्यू हुई कि पाई इज इक्वल टू टीआर माइनस का टीसी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? तो पाई इज इक्वल टू टीआर माइनस का टीसी। ये बात बिल्कुल पहला इक्वेशन हमने यहां पे देखा। अब एक उत्पादक जो है वो हमेशा क्या चाहता है? पाई का मान मैक्सिमम चाहता है। कानों को खोलो, मेंटली अलर्ट रहो, ध्यान से सुनो। एक उत्पादक क्या चाहता है कि किसी भी तरीके से उसका जो पाई है वो बहुत अधिक से अधिक से अधिक से अधिक से अधिक हो। वो यही चाहता है, क्योंकि पाई का मतलब प्रॉफिट। एक उत्पादक यही चाहता है कि सबसे ज्यादा अधिक हो, यानी कि टीआर और टीसी का जो बीच का अंतर है वो सबसे मैक्सिमम होना चाहिए, सबसे अधिक होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, प्रोड्यूसर ऑलवेज वांट्स, यहां बोल सकते हो क्या? प्रोड्यूसर क्या चाहता है बताओ? प्रोड्यूसर यही चाहता है हमेशा कि द वैल्यू ऑफ पाई, क्या वैल्यू ऑफ पाई यानी कि टीआर माइनस का टीसी हमेशा क्या चाहता है मुझे बताइए? वैल्यू ऑफ पाई हमेशा चाहता है मैक्सिमम। वो अगर हम लोग बात करें पाई का मान, पाई का मान, पाई का मान यानी कि टीआर माइनस का टीसी, है ना, वह क्या चाहता है? वो हमेशा कैसा रहे? अधिकतम रहे। ठीक है, कौन चाहता है? उत्पादक चाहता है।
क्लियर? अब उत्पादक संतुलन की स्थिति में होगा या नहीं होगा, उसके लिए दो अवधारणाएं हैं हमारे पास। ठीक है, उत्पादक संतुलन की स्थिति में होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमारे पास कितनी उदाहरणाएं हैं? दो उदाहरणाएं, टीआरएनटीसी और एक एमआरएनएमसी अप्रोच है। उसको थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ प्रॉफिट पढ़ लेते हैं। आइए दूसरा टॉपिक डालिए, टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। कितने प्रकार के प्रॉफिट होते हैं? सवाल जाके देख लीजिएगा, यहां से सवाल बने हुए। लाभ के प्रकार, लाभ के प्रकार दोस्तों, कितने प्रकार के लाभ होते हैं एक बार बता दूं गिनती करके। लाभ के प्रकार बता दीजिए, कितने प्रकार के लाभ होते हैं? तो एक पहला एक प्रॉफिट होता है, उसको बोलते हैं, है ना, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट को बोलते हैं सामान्य लाभ। क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट को बोलते हैं सामान्य लाभ। दूसरा होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, उसको बोलते हैं क्या? अधि सामान्य लाभ। पक्का? दूसरा हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और तीसरा हो गया हमारे पास एब नॉर्मल लॉस। और एब नॉर्मल लॉस का एक साधारण सा मतलब ये लिख लीजिएगा, क्या? हमारे पास एक प्रकार से घाटा। सिंपल, अपने आप को समझाने के लिए बस। तीन प्रकार की चीजें, तीन प्रकार की स्थिति को हमें समझना है। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, या एब नॉर्मल लॉस या लॉस क्या है? ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहला जो कंडीशन है वो है नॉर्मल प्रॉफिट। इसको लेके ना बड़ा ही मतलब बोलते हैं ना कि नॉर्मल प्रॉफिट को दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉफिट। इसको लेके बहुत बड़ी एक बोलते हैं ना चुनौती बाजार में है। चुनौती यानी कि इसको लेके बच्चों के दिमाग में ना, बच्चे तो सॉरी बोल दिया मैंने, मतलब आप सभी के दिमाग में, आप सब लोग ऑलरेडी बहुत बड़े हो गए, है ना। हाँ, ऑब्वियस ये बात है, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स या तो परस्यूम हो गए या तो कहीं ना कहीं आप क्वालिफाई कर दिया होगा, तो आप लोग ऑलरेडी बच्चे नहीं, बहुत बड़े हो। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब यही हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, इसको बोलते हैं सामान्य लाभ, है ना। क्या बोला? ये सामान्य लाभ की जो स्थिति होती है वो क्या होती है? सामान्य लाभ बोल दो या आर्थिक लाभ बोल दो। सामान्य लाभ या आर्थिक लाभ क्या होता है, इसकी स्थिति क्या होती है? देखिए, ये एक ऐसी स्थिति हुई, मैंने क्या कहा, एक ऐसी स्थिति मेरे प्यारे दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जब एक उत्पादक, एक ऐसी स्थिति जब एक उत्पादक के व्यापार में कुल आगम कुल लागत के बराबर हो जाए। एक ऐसी स्थिति जब व्यापार में कुल आगम और कुल लागत दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यानी कि इट इज अ सिचुएशन वेयर टीआर इज एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टीआर इज इक्वल टू टीसी। मैं यहां पे बोल सकता हूं, मेरे प्यारे दोस्तों समझिए, यहां एक ऐसी स्थिति समझिएगा, ऐसी स्थिति जब टीआर टीसी के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, जो टीआर है कुल आगम है और कुल लागत है, टीआर टीसी के क्या होगा बताइए? बराबर होगा। ऐसी स्थिति में जब हम लोग बोल सकते हैं क्या? टीआर एंड टीसी के बराबर होगा। यहां पे लिख लीजिए, टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट। यानी कि कुल आगम का जो मान होगा वो जब कुल लागत के बराबर होगा। अब एक छोटी सी बात अब आपको मुझे बतानी है, कुल आगम जो है कुल लागत के बराबर होगा, तब ये सामान्य लाभ कहलाएगा। एक समझिएगा ध्यान से। एक कोई उत्पादक है, मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा क्या है। कोई एक ए व्यक्ति है, ए ने कोई कंपनी खोली ए लिमिटेड नाम की। इस ए लिमिटेड में इसने क्या किया? 5 लाख रुपए पूंजी लगाई। ए ने कोई कंपनी खोली ए लिमिटेड नाम की, उस ए लिमिटेड में 5 लाख रुपए की या 5 लाख रुपए का पूंजी का निवेश किया। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, जब चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे दुनिया का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जब वह पूंजी लगाता है ना, तो ये जरूर सोचता है कि भैया कितना कम से कम मुझे ब्याज मुझे मिल ही जाएगा, मिनिमम कितना मुझे इंटरेस्ट या प्रॉफिट मिल ही जाएगा। मैं आज 5 लाख रुपए ब्याज लगा, 5 लाख रुपए पूंजी निवेश कर रहा हूं, तो मुझे कितना न्यूनतम कम से कम मुझे इतना मिल ही जाएगा।
जैसे एक शरीर के लिए भाई सुबह शाम यानी 2 वक्त की रोटी जरूरी है, या 2 वक्त की रोटी नहीं है यानी कि पूरा दिन नहीं खा रहे तो कम से कम एक टाइम अगर खाना खा लोगे तो हाँ आप मरोगे नहीं, आप जिंदा भी, मतलब आप मरोगे नहीं, आप जिंदा रहोगे। सोचो आप बॉडी बिल्डर बन जाओ, आप बिल्कुल मेरी तरह हष्ट पुष्ट बन जाओ, ऐसा संभव नहीं है। ठीक, तो सर्वाइवल के लिए, जैसे एक इंसान को जीवित रखने के लिए, जितना एकदम जिससे इंसान बस जीवित रहे, उसके लिए जो बोलते हैं ना 2 वक्त की रोटी बस मिल जाए, दो सुबह 2 रोटी, शाम को 2 रोटी, दाल रोटी ऐसा करके, तो इंसान जीवित रहेगा। कम से कम कितना भोजन उसको प्राप्त हो जिससे कि इंसान सब जीवित रहे। इसी तरीके से ए ने अगर कंपनी खोली ए लिमिटेड नाम की, तो इसको भी इस व्यापार को चलाना है, व्यापार को चलाना है, तो व्यापार को चलाने के लिए भी मुझे एक न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जब ए ने इस पूंजी में ए ने जब इस व्यापार में 5 लाख रुपए लगाया, तो ए ने यही सोचा कि मुझे कम से कम इस पूंजी से मुझे कम से कम 10% का मुझे रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। मतलब सोचा क्या कि ए ने कि हमें जो हमने पूंजी विनियोजित किया है, जो हमने पूंजी लगाया है, उससे मुझे कम से कम 10% का रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। कितना? 10% का। तो 10% लगा दो तो कितना हुआ बताओ, हमारे पास 50,000 हुआ। 10% कितना हुआ बताओ? 10% कितना हुआ बताओ? 50,000 हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप समझना ध्यान से, ये जो रेट ऑफ रिटर्न है, ये जो 10% जो उसको 50,000 जो उसको मिला है, तो आप समझिएगा ये जो सिचुएशन है टोटल रेवेन्यू, मैंने बताया टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट की जो सिचुएशन होगी, है ना, यानी कि जो कुल लागत के बराबर जो होगा, बड़े ध्यान से समझना, ये जो 50,000 है, ये 50,000 इस ऑलरेडी कुल आगम में शामिल होता है, शामिल होगा, यानी कि इसको बोलते हैं सामान्य प्रत्याय की दर, सामान्य प्रत्याय की जो दर, जो एक उत्पादक उसने सोचा है कि न्यूनतम उसको इतना मिलेगा ही मिलेगा। 10% का जो रेट ऑफ रिटर्न है, 10% का जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो उसको न्यूनतम मिलना ही है, न्यूनतम उसको प्राप्त होगा ही होगा 10%। तो जो 10% का जो न्यूनतम जो है ना, एक प्रकार से रेट है, जो उसको मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा, मतलब ये मतलब एक प्रकार से सोच के बैठा है, तो वो कुल रेवेन्यू में ही शामिल होता है। देखिए जो 10% मिला, जो 50,000 मिला ना, इसमें से वो एक चवन्नी अपने घर नहीं ले जाएगा भाई, जो मिला है ना उसमें से एक चवन्नी अपने घर नहीं लेके जाएगा। इंटरेस्टिंग बात ये है, समझ में आई बात की नहीं? एक चवन्नी भी घर लेके नहीं जाएगा, फिर से बोलता रहा हूं, एक चवन्नी भी घर लेके नहीं जाएगा। हाँ, उसका ये कर सकता है कि जितना भी पैसा उसको एज अ निवेश के रूप, जितना भी पैसा उसको रेट ऑफ रिटर्न के रूप में मिला है, वो सारा का सारा जो पैसा है वापस से उस व्यापार में लगा देगा। भाई व्यापार को चलाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? व्यापार को चलाने के लिए पूंजी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो इतना, ये जो 50,000 जो प्रॉफिट हुआ है ना, इस प्रॉफिट से उतना ही प्रॉफिट है जिससे व्यापार को चलाया जा सके। व्यापार बंद नहीं होगा। आपने सुना यार व्यापार को लॉस हो रहा था, व्यापार बंद हो गया, तो यहां पे इतना ही प्रॉफिट हुआ है जिससे कि व्यापार की सर्वाइवल, यानी कि जो बेसिक जो जरूरतें हैं व्यापार की, उसको पूरा किया जा सके। वह पैसा घर लेके नहीं जा सकता। तो वो एक ऐसी स्थिति होती है कि जब हमारे पास टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो गया। अब आप अपने दिमाग में इसको रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है, बाजार में भी हर जगह यही चल रहा है कि सर जी ये टोटल रेवेन्यू टोटल, यानी कि जो नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है, बाजार में यही चल रहा है क्या कि सर जो नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट की जो कंडीशन है, नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में लोग ये सोचते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में लोग ये सोचते हैं कि सर टीआरटीसी के बराबर है। ये सोचते हैं कि टीआरटीसी के क्या है, बराबर है। तो क्या अगर टीआरटीसी के बराबर हो गया तो उसका मतलब जितना पैसा हमारी लागत हुई उतना ही पैसा हमें प्राप्त हो गया, तो सर प्रॉफिट नहीं है। तो ये सोचते थे कि सर क्या नॉर्मल प्रॉफिट में क्या जीरो प्रॉफिट होता था? क्या इस नॉर्मल प्रॉफिट के सिचुएशन में क्या फर्म जो है, आप समझो, क्या फर्म जो है ये अर्न करती है जीरो प्रॉफिट?
नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में क्या फर्म अर्न करती है जीरो प्रॉफिट? ये स्टेटमेंट है। द आंसर इज मेरे भाई नो। यहां पे एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जरूर अर्न करती है फर्म। कितना? एक जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जो फर्म जो है वो जो सामान्य प्रत्याय की दर है, फर्म मेरे प्यारे दोस्तों जो सामान्य प्रत्याय की दर है, प्रत्याय की जो दर है उसको जरूर प्राप्त करती है। इसको ध्यान रखिएगा। तो जो सामान्य प्रत्याय की दर होती है, जो किसके लिए जरूरी होती है बताओ? इसेंशियल फॉर बिजनेस, है ना, इसेंशियल फॉर बिजनेस, यानी कि इसेंशियल फॉर बिजनेस बोल दो या व्यापार के लिए आवश्यक बोल दो, ठीक। या मैं बोल सकता हूं क्या? व्यापार के लिए आवश्यक, इसेंशियल फॉर बिजनेस बोल दो या व्यापार के लिए क्या बोल दो? या आवश्यक। तो जितना ब्याज व्यापार के लिए आवश्यक है, जितना लाभ व्यापार के लिए आवश्यक है, यानी कि जिससे कि व्यापार बहुत सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, जो व्यापार को चलाने के लिए आवश्यक है, उतना कम से कम उसको प्रॉफिट होता है इस सिचुएशन में। तो फर्म अर्न जीरो प्रॉफिट? द आंसर इज नो। फर्म को एक मिनिमम प्रॉफिट जरूर होता है। वो मिनिमम प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। इसी को टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट होता है। तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है वो टोटल रेवेन्यू में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है वो किस में शामिल होगा? टीआर में ही शामिल होगा। ध्यान रखिएगा, टीआर के अंदर ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है। तो ये बहुत बड़ा मिथ था बाजार में कि भैया नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब टीआर बराबर टीसी, जितना पैसा लगा उतना पैसा मिला। भाई जितना पैसा लागत लगी उतना पैसा मुझे टोटल रेवेन्यू के जरिए मिला। बट ये इसका मतलब ये नहीं कि जीरो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, यानी कि जितना हम व्यापारी सोच के चला था कि हमें 5 लाख को लगाने से 10% मिल जाएगा, तो 10% उसको मिल गया। तो वो एक टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट होगा। ये सामान्य लाभ की स्थिति है। एक बार सामान्य लाभ की स्थिति देख लीजिए, और कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट से सवाल आया हुआ है क्या कि फर्म अर्न जीरो प्रॉफिट? क्या व्यापार जीरो प्रॉफिट अर्न कर रहा है? तो आंसर इज क्या? नहीं, व्यापार जीरो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है। क्यों नहीं अर्न कर रहा है? क्योंकि उसको एक प्रकार से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उसको प्राप्त हो रहा है। समझ में आ गया मेरी बात कि नहीं आ गया? इस तरीके से अगर मैं बात करूं यहां पर, इसके बाद यहां पे देखो क्या होगा फर्दर। मैं नॉर्मल प्रॉफिट का एक डायग्राम बनाऊंगा, है ना, आप समझिएगा। नॉर्मल प्रॉफिट का मैं नॉर्मल प्रॉफिट का एक डायग्राम बनाऊंगा, सामान्य लाभ की स्थिति जो होगी। और नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए, सामान्य लाभ। नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट को हम सब लोग इकोनॉमिक प्रॉफिट यानी आर्थिक लाभ भी बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं यहां पे एक डायग्राम बनाऊंगा, देखिए। ये हो गया, ये एक्स, ये ओ और ये वाई, ये आउटपुट इन टर्म्स ऑफ यूनिट, नहीं समझेगा? और ये टीआर और टीसी। आपने पढ़ा होगा जो टीआर का जो शेप है बिल्कुल बिल्कुल अप स्लोपिंग अपवर्ड इन डायरेक्शन होता है, और टीसी कैसा होता है? ये टीसी हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। समझ में आया कि नहीं है? टीसी कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप इस पूरे डायग्राम में देखेंगे, ये हो गया हमारे पास टीआर, ये हो गया टीसी। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है ये पॉइंट ई। तो जो ये पॉइंट ई है, इस पॉइंट ई का मतलब क्या हुआ? आप समझिए, इस पॉइंट ई का मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस पूरे डायग्राम को मैं थोड़ा सा साइड कर दूं तो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, इस पूरे डायग्राम को मैं यहाँ कर देता हूँ। ओहो हो, ठीक है। चलो भाई देखो, अरे भाई साहब, चलो जी, ये हो गया ना। चलो, बहुत सुंदर। तो अगर मैं इस पूरे डायग्राम का अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूं भाई कि ये क्या कहने लग रहा है, ठीक है, ये क्या कहने लग रहा है, थोड़ा सा उस पर विचार करते हैं। इस डायग्राम को देखिए ध्यान से। इस डायग्राम को अगर देखोगे तो एक पॉइंट ई, इकोनॉमिक्स का नियम है कि जहां पे दो कर्व आपस में एक दूसरे को काटते हैं वहां पे एक दूसरे के बराबर होते हैं। पढ़ा है आपने? बिंदु ई पर जो टी आर का जो कर्व है और टीसी जो कर्व है एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी कि बिंदु ई पर वो क्या होंगे बताइए? टी आर बराबर टीसी होंगे। आप देखिए एट पॉइंट ई, मेरे प्यारे दोस्तों समझिए, एट पॉइंट ई की मैं बात करता हूं, यानी कि बिंदु ई पर क्या होगा बताइए? मैं बोल सकता हूं क्या? टी आर बराबर टीसी, मैं बोल सकता हूं कि नहीं? बिंदु ई पर, क्योंकि दोनों आपस में कट कर रहे हैं, तो बिंदु ई पर हमारे पास टी आर बराबर क्या हो गया? टीसी हो गया। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अगर बिंदु ई पर टी आर बराबर टीसी है, ठीक, बिंदु ई पर अगर हमारे पास टी आर बराबर क्या है बताओ जल्दी से फास्ट? टी आर बराबर टीसी है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ये एक ऐसी स्थिति है जहां पे नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति आ रही है या सामान्य लाभ की स्थिति आ रही है। पक्का? मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस स्थिति को हम लोग एक और नाम देते हैं, आप समझिएगा।
इस स्थिति को और नाम देते हैं ऑल्सो नोन एज क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कोई डाउट है क्या? इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? कोई बता दे मुझे ब्रेक इवन पॉइंट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? सोच के बताओ थोड़ा सा। ऐसी स्थिति जब, है ना, लाभ ना ही व्यापार में लाभ व हानि, मतलब या इसको ऐसी स्थिति बोल सकते हो क्या? जब, है ना, ऐसी स्थिति जब टी आर बराबर टी सी हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो जो बिंदु ई है उसको मैंने क्या बोल दिया? ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। कोई डाउट है क्या कि सामान्य लाभ कहाँ है? सामान्य लाभ की स्थिति किस तरीके की है? नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से फास्ट मुझे बताइए। अब अगर मैं बात करूं, इस नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति तो हमने देख लिया। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं एक ऐसी सिचुएशन, अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट की मैं बात करूं, देखो देखिएगा ध्यान से, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन जो होगी, ठीक, तो समझो हमने नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन देखी, ठीक है, टी आर इज मोर देन टी सी, ठीक है। अगर मैं यहां पे समझो, मैं एक और लिख रहा हूं क्या, आपने कहा सर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, ठीक है, आपने कहा सर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब आपने कहा कि सर टी आर बराबर टी सी, यही है ना। एक काम करते हैं, ऑन डिवाइडिंग क्यू बोथ साइड, ठीक है, हम क्यू को डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, क्यू बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। तो दोनों को जो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? टी आर अपॉन में क्यू बराबर टी सी अपॉन में क्यू, यानी कि आप समझ रहे हो क्या मैंने क्या बोला, कि जो टी आर और टी सी के डिवाइड में क्यू डाल देते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्यू से क्यू कट जाएगा तो कुछ होगा नहीं, फर्क तो पड़ेगा नहीं, इतनी मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए। बोलो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? टी आर अपन में क्यू किसके बराबर होता है? ए आर, और ए टी सी अपन में क्यू किसके होता है? ए सी के। तो ए आर बराबर ए सी, तो जो ए आर बराबर ए सी हो या टी आर बराबर टी सी हो, ठीक है, तो हमारे पास दोनों ही कंडीशन हो, चाहे टी आर बराबर टी सी हो, चाहे ए आर बराबर क्या हो? ए सी हो। ये दोनों ही कंडीशन किसके हैं बताओ? ये दोनों ही कंडीशन हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट के हैं। इसको अपने दिमाग में लिख लीजिएगा, ये दोनों ही कंडीशन किसके हैं? सामान्य लाभ के। तो सामान्य लाभ की कंडीशन ऐसा नहीं है, सामान्य लाभ की कंडीशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टी आर बराबर टी सी है, तो टी आर बराबर टी सी भी होगी और ए आर बराबर ए सी भी होगी। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक बार स्क्रीन से हटता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक की सारी कहानी क्लियर हो गई ना? इसके बाद अभी आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दूसरा आता है क्या? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाइए, देखिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं, उसको बोलते हैं अधिसामान्य लाभ। हम अधिसामान्य लाभ क्या होता है भाई? अधिसामान्य लाभ, देखिए अधिसामान्य लाभ क्या होता है, सोचिए। हमने याद कीजिए, व्यापार में हम मतलब कोई ए व्यक्ति था, हमने यही सोचा था ना, ए व्यक्ति ने कोई कंपनी खोली ए लिमिटेड नाम की, उसमें उसने पूंजी लगाया कितना? 5 लाख का। क्या सोच रहा था कि यार मिनिमम कितना होना चाहिए? 10% न्यूनतम वो सोच रहा है, वो सोच रहा है 10% न्यूनतम मुझे ब्याज मिल जाएगा। ए ये सोच रहा है कि न्यूनतम हमें 10% का ब्याज हमको मिल जाएगा, ये ए की सोच है। बट ऐसा स्थिति आ जाती है कि ए को इस 5 लाख पर, है ना, 40% का ब्याज मिल जाता है। तो मतलब सोचा कितना था? 10%, ब्याज कितना मिल जाता है? 40%। तो 40% कितना हो जाता है बताओ इस 5 लाख का? मेरे प्यारे दोस्तों कितना होगा बताओ? 40% 5 लाख का कितना होगा बताओ? हमारे पास लगभग 2 लाख रुपए। लो, अब मतलब सोच से बहुत ज्यादा ऊपर जो हमने प्लानिंग किया था, नियोजन था हमारा, सोच से बहुत ज्यादा ऊपर 2 लाख का हमारे पास ब्याज हो जाता है। मतलब एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा कंडीशन जब व्यापार में, मैं बोल सकता हूं कि ऐसा कंडीशन, एक ऐसी स्थिति, है ना, जब व्यापार में जो कुल आगम है वो कुल लागत से ज्यादा है। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा सिचुएशन जो व्यापार का टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा है। सहमत हो मेरी बात को? तो अगर मैं इसका डेफिनेशन के जरिए अगर मैं समझाऊं, इट इज अ सिचुएशन, ये एक ऐसे सिचुएशन है जो क्या इंडिकेट करती है बताओ? वेयर टोटल रेवेन्यू इज मोर देन, आप समझो
टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल कॉस्ट। यह एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी स्थिति है, बड़े ध्यान समझिएगा, यह एक ऐसी स्थिति है जब कुल आगम यानी कि कुल आगम की अगर मैं बात करता हूं जिसको टीआर बोलते हैं, वह ज्यादा है किससे, ज्यादा होता है, ठीक है, कुल लागत से, कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट से, ठीक है, समझ में आएगी। दैट इज अ सिचुएशन वेयर टीआर इज मोर देन टीसी। यह एक ऐसी स्थिति है जब कुल आगम ज्यादा होता है किससे, कुल लागत से। कोई डाउट है क्या इसमें? अच्छा, इसके बाद हमने दिखा, या मैं इसको इस तरीके से और डिफाइन कर सकता हूं, यानी कि मैं इसको और डिफाइन कर सकता हूं, देखो कैसे, कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, जब भी टीआर ज्यादा होगा किससे, टीसी से। यही पढ़ा था हमने, टीआर ज्यादा होगा किससे, टीसी से। तो अभी मैंने क्या किया, ऑन डिवाइडिंग क्यू बोथ साइड, हम क्यू को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग क्यू, ठीक है, क्यू को डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, समझिएगा। तो जब मैं क्यू को डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा, टी आर अपॉन में क्यू इज मोर देन टी सी अपॉन में क्यू, और जब टी आर अपॉन में क्यू इज मोर देन टी सी अपॉन में क्यू, तो क्या बोल दूंगा बताओ, टी आर अपॉन में क्यू ए आर और टी सी अपॉन में क्यू ए सी। तो ये भी कंडीशन हुई कि एक कंडीशन हो गई ये, एक कंडीशन हो गई ये, दूसरी कंडीशन हो गई ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको अधिसामान्य लाभ यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट समझाया। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ये एक ऐसी स्थिति होगी जब टीआर ज्यादा होगा टीसी से, पहला कंडीशन, या एआर ज्यादा होगा एसी से, या एआर ज्यादा होगा एवीसी से भी, मैं ये भी बोल सकता हूँ। एआर ज्यादा होगा किससे बताओ, हमारे पास एआर बराबर एआर इज मोर देन एसी और एआर इज मोर देन एवीसी, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हो क्या, और एआर इज मोर देन एवीसी, ये भी कंडीशन होती है। तो उस सिचुएशन में हमारे पास व्यापारिक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम, तो चलो डायग्राम में मैं डायग्राम दोबारा बनाता हूँ। अगर मैं डायग्राम दोबारा बनाऊँ, उस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे आप सब लोग, डायग्राम को अगर मैं दोबारा बनाऊँ तो इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से हमारे पास डायग्राम निकल के आया है, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है, ठीक है, देखो ये है। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट ई है, पॉइंट ई एक ये टोटल रेवेन्यू है और ये टोटल कॉस्ट है, ये एक्स है और ये ओ है और ये वाई है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हमने आउटपुट बोला हुआ है, आउटपुट इन टर्म्स ऑफ यूनिट, नहीं समझे क्या, आउटपुट इन टर्म्स ऑफ यूनिट, और इसको हमने क्या बोल दिया, टी आर स्लैश टी सी। हाँ, अगर आप देखोगे पॉइंट ई के बाद, समझना ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने पॉइंट ई के बाद बोला, बड़े ध्यान से समझना, जिससे कि हम लोग चीज़ों को हम लोग बहुत बारीकी से कर पाएंगे। अगर आप देखोगे ध्यान से मेरे भाई, आफ्टर पॉइंट ई, ठीक है, आफ्टर पॉइंट ई, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आफ्टर पॉइंट ई, बिंदु ई के बाद की बात करते हैं, बिंदु ई की बात है ना, आफ्टर पॉइंट ई, बिंदु ई के बाद, बिंदु ई के बाद, अगर मैं बिंदु ई के बाद की बात करूंगा तो आप देखेंगे बिंदु ई के बाद कि जो हम लोग अगर बात करें, एक काम करते हैं, ये सीधी लाइन ये खींच देते हैं, ठीक है, चलो, ठीक है, अभी दिख रहा होगा ना बढ़िया तरीके से। आपके पास एक पिंक वाली लाइन है और एक वाइट वाली लाइन है, ठीक है। आप देखोगे बिंदु ई के बाद हमारे पास टी आर ज्यादा है, टोटल कॉस्ट कम है। भाई टोटल देखो, इस एक्सेस से देखो, ये एक्स एक्सेस से देखिएगा, इस एक्स एक्सेस से टोटल कॉस्ट कितना है, उतना ऊपर है, और टोटल रेवेन्यू कितना है, सिर्फ इतना है। यानी कि ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन क्या दिखा रहा है, ये रीजन दिखा रहा है कि जो टोटल रेवेन्यू है वो ज्यादा है किससे, टोटल कॉस्ट से। आफ्टर पॉइंट ई क्या दिखा रहा है, टोटल रेवेन्यू ज्यादा है किससे बताओ, टोटल कॉस्ट से। बिंदु आफ्टर पॉइंट ई, टोटल रेवेन्यू ज्यादा है किससे बताओ, टोटल कॉस्ट से। और ए आर इज मोर देन ए सी, ए आर और ए सी का भी डायग्राम में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आफ्टर पॉइंट ई हम लोग अगर बात करेंगे, है ना, तो इस यहाँ पे व्यापार को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। आफ्टर पॉइंट ई पे क्या हो रहा है बताओ, व्यापार को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि व्यापार को अधिसामान्य लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है,
अधिसामान्य लाभ। अगर आपसे कोई पूछ ले डायग्राम बना के कि भैया व्यापार को कहाँ अधिसामान्य लाभ हो रहा है, तो बोलोगे सर बिंदु ई के बाद। क्यों हो रहा है? क्योंकि बिंदु ई के बाद टीआर जो है किससे ज्यादा है? टीसी से ज्यादा है। समझ में आ गई मेरी बात कि नहीं? तो ये डायग्राम है किस तरीके से टीआर अगर टीसी से ज्यादा होगा तो किस तरीके से अधिसामान्य लाभ होगा। अब इसके बाद हमारे पास एक तीसरा आता है, आप लोग लिखिए, उसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। व्यापार को घाटा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, मुझे बताओ। क्या व्यापार को घाटा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। व्यापार करोगे घाटा नहीं होगा तो ऐसे कैसे संभव होगा? ऐसा कोई व्यापार ही नहीं जहां पे घाटा ना हुआ हो। मुझे लगता है घाटा की कंडीशन बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि घाटा की कंडीशन अपने आप में ही बिल्कुल खुद बताती है। क्या घाटा की कंडीशन क्या होती है? बोलो सर। घाटा की कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होगी कि जब भी व्यापार में जो कुल लागत है, समझिए व्यापार का जो कुल लागत है जब किससे ज्यादा हो, बताओ, कुल आगम से। एक ऐसी स्थिति जब व्यापार का जो कुल लागत है ज्यादा हो किससे, बताओ, कुल आगम से। यानी कि किसी भी वस्तु को बनाने में मान लीजिए 100 रुपए लगा तो बिका कितने का? 80 रुपए का। तो अभी क्या हुआ? 20 रुपए का क्या हो गया? हमारा घाटा हो गया। क्या हो गया बताओ? हमारे पास घाटा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इस घाटे की स्थिति को अगर मैं समझाऊं, आपको मैं ब्रीफ करूं, तो आप लोग बोल सकते हो क्या कि ऐसी स्थिति, इट इज अ सिचुएशन, इट इज अ सिचुएशन, ये एक ऐसी स्थिति होती है कब, वेयर, मैं क्या बोल सकता हूं बताओ, वेयर टीसी इज मोर देन टीआर। क्या बोलेंगे? टीसी इज मोर देन टीआर। यानी कि ऐसी स्थिति, आप समझिएगा ध्यान से, ऐसी स्थिति जब हम लोग बोल सकते हैं क्या, जो टीसी है ना टीआर से अधिक हो। टीसी क्या हो बताओ मेरे भाई? टीआर से, टीसी टीआर से अधिक होती है, अधिक हो। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां पे समझिएगा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या पढ़ा हमने बताओ? कि जब टीसी टीआर से ज्यादा हो, यही पढ़ा ना। और सेम अभी हम लोग यहां पे क्या कर देते हैं, ऑन डिवाइडिंग क्यू बोथ साइड, डिवाइडिंग क्या, क्यू बोथ साइड, हम लोग क्यू से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। जब क्यू से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारे पास एबनॉर्मल लॉस की एक और कंडीशन आ जाएगी। एबनॉर्मल लॉस की एक और कंडीशन आ जाएगी, और वो एबनॉर्मल लॉस की एक और कंडीशन क्या है? टीसी अपन में क्यों, ये डिवाइडेड कर देते टीआर अपन में, क्या बताओ जल्दी से फास्ट, क्यों? तो टीसी अपन में क्यों डिवाइडेड बाय टीआर अपन में क्यों। तो मेरे प्यारे दोस्तों एबनॉर्मल लॉस की कंडीशन एक और आ गई। क्या आ गई बताओ? एबनॉर्मल लॉस की कंडीशन आ गई कि सर ये टीसी अपन में क्यों एसी होता है और टीआर अपन में क्यों क्या सर एआर होता है। ठीक है, तो जब एसी बराबर, मैं बोल सकता हूँ क्या, एक ऐसी स्थिति जब एबनॉर्मल लॉस की कंडीशन एसी इज मोर देन एआर। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। तो पहली कंडीशन क्या थी एबनॉर्मल लॉस की? जब टीसी इज मोर देन टीआर हो। तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। हाँ, जनरली पूछ लिया जाता है, तो मेक श्योर कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप सब लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सको। क्लियर है कि नहीं है? बताओ जल्दी से फास्ट, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? चलिए इसका भी डायग्राम देख लेते हैं, कहां पे एबनॉर्मल लॉस देखने को मिलता है हमें। इस डायग्राम में कहां पे एबनॉर्मल लॉस देखने को मिलेगा? देखो कहां पे इस डायग्राम में एबनॉर्मल लॉस देखने को मिलेगा, आइए समझते हैं। हमने बनाया, फॉर एग्जांपल हमने ये डायग्राम बनाया, ठीक है, और इस तरीके से टोटल कॉस्ट हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमने यहाँ पे बना दिया। तो ये टोटल रेवेन्यू हो गया, है ना, टोटल रेवेन्यू, और ये टोटल कॉस्ट हो गया, और ये एक्स हो गया, ये ओ हो गया, और ये वाई हो गया। ये मेरे प्यारे दोस्तों समझिए ये आउटपुट हो गया इन टर्म्स ऑफ यूनिट, और इस तरीके से हमारे पास ये टी आर स्लैश टी सी हो गया। समझ रहे हो ना भाई? एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ मैं। ये जो बिंदु ई देख रहे हो, बिंदु ई क्या है? रिकॉल करो, बिंदु ए, बिंदु ई को बोलो ब्रेक इवन पॉइंट। चलो मेरे साथ बोलो, बिंदु ई को क्या बोलोगे? ब्रेक इवन पॉइंट। बिंदु ई के बाद क्या बोलोगे? टी आर टी सी से ज्यादा है। बोलो भाई, जो बिंदु ई के बाद ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि ये जो बिंदु ई के बाद की अगर मैं बात करूं तो आप समझना ध्यान से, इस पूरे पॉइंट को मैं एक काम करता हूं, हाईलाइट कर देता हूं इससे। ठीक है, ठीक, और मैं यहां पे इसको रंग देता हूं भैया बढ़िया तरीके से। देखो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सिचुएशन इंडिकेट कर रहा है क्या हमारे पास? ये सिचुएशन इंडिकेट कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, समझिए क्या, कि हमारे पास जब भी एक ऐसा सिचुएशन जब टी आर जो होगा, है ना, क्या होगा आप समझिए, जब एक ऐसा सिचुएशन जब टी आर ज़्यादा होगा किससे बताओ? टीसी से। ये सिचुएशन पक्का। ये जो पॉइंट ई पे क्या शो कर रहा है? पॉइंट ई पे जो शो कर रहा है टी आर बराबर टी सी, यही शो कर रहा है। आप पॉइंट ई से पहले की बात करते हैं अब हम लोग।
हमारा जो टॉपिक है लॉस का टॉपिक है, तो लॉस के टॉपिक में हम लोग पॉइंट ई के पहले से बात करते हैं ना, बिफोर पॉइंट ई, बिफोर पॉइंट ई, ठीक है, बिंदु ई से पहले, बिंदु ई से पहले। अब बिंदु ई से पहले की बात करते हैं। बिंदु ई से पहले क्या होगा, सोचो, बताओ, बिंदु ई से पहले यहां पे क्या होगा। अगर आप बिंदु ई से पहले देखोगे, इस एक्सेस से देखो, इस एक्स एक्सेस से देखो, बिंदु ई से पहले इस एक्स एक्सेस से देखो, व्हाइट वाली लाइन ऊपर है और पिंक वाली लाइन नीचे है, यानी बिंदु एक्स से पहले ई पॉइंट से पहले देखो, तो व्हाइट वाली लाइन क्या है, कॉस्ट की लाइन है, और ये वाली लाइन कौन सी भाई, रेवेन्यू की लाइन है। तो कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है। बोलो भाई, इस एक्स एक्सेस से देखो ना यार, तो कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इस पूरे सिद्धांत के अनुसार अगर मैं बात करूं, ये जो रीजन होगा, ये देख रहे हो रेड वाला रीजन दिख रहा है आप लोगों को, ये जो रीजन दिख रहा है, इस रीजन में क्या हो रहा है बताओ। एक उत्पादक को, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो रीजन है, इस रीजन में आप समझिए, ये जो रीजन है, इस रीजन में मैं बोल सकता हूँ क्या, उत्पादक को टोटल कॉस्ट ज़्यादा है किससे, टोटल रेवेन्यू से। ये एक ऐसा रीजन है जब टोटल कॉस्ट ज़्यादा है किससे, टोटल रेवेन्यू से। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या कि जो उत्पादक को घाटा हो रहा है, उत्पादक को क्या हो रहा है बताइए, घाटा हो रहा है, एक घाटे की स्थिति है। कौन सी, इस वाले रीजन में। क्यों, क्योंकि इस वाले रीजन में मैं ये बोल सकता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों क्या, कि टोटल कॉस्ट ज़्यादा है किससे, टोटल रेवेन्यू से। इस डायग्राम को देख लीजिए, टोटल कॉस्ट बराबर है टोटल रेवेन्यू के बिंदु ई पर, टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है किससे, टोटल कॉस्ट से, बिंदु ई के बाद। बिंदु ई से पहले टोटल कॉस्ट किससे ज़्यादा है बताओ, तो टोटल कॉस्ट ज़्यादा है किससे, टोटल रेवेन्यू से। पक्का। तो बिफोर पॉइंट ई है ना, मैं बोल सकता हूँ क्या, कि टोटल कॉस्ट इज मोर देन टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट क्या है बताओ, इज मोर देन टोटल रेवेन्यू, यानी कि मैं बोल सकता हूँ क्या, ठीक है, इसको टोटल कॉस्ट यानी टीसी, ये ज़्यादा है किससे बताओ, टोटल रेवेन्यू, ठीक है, यानी कि टीआर से। पक्का। यानी कि जो कुल लागत है मेरे प्यारे दोस्तों समझिएगा, जो कुल लागत है वो ज़्यादा है किससे बताओ, हमारे पास कुल आगम से, यानी टीआर से। एक बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से बाइलिंगुअल नोट्स बनाते हुए हम लोग पढ़ेंगे। एक भी चीज़ मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में शायद ही मैं दूंगा पूरे बैच में। इसी तरीके से एक एक पॉइंट का बहुत डिटेल नोट्स बनाते हुए मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मेक श्योर कि आपको बहुत मज़ा आएगा, लिटरली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा एक एक चीज़ को पढ़ने में। तो टोटल कुल लागत हमारे पास कुल आगम से ज़्यादा होता है। तो अगर मैं बात करूँ एबनॉर्मल लॉस की जो कंडीशन जो हुई, आपने कहा सर टोटल कॉस्ट ज़्यादा है किससे बताओ, टी आर से, यही है ना। तो अभी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑन डिवाइडिंग, है ना, ऑन डिवाइडिंग क्यू बोथ साइड, अगर मैं क्यू डिवाइड कर दूँ, है ना, तो क्या होगा बताओ, टी सी अपॉन में क्यू इज मोर देन टी आर अपॉन में क्यू। तो इस केस में सर हमारे पास और क्या हो जाएगा बताओ, ए सी इज मोर देन ए आर हो जाएगा, ए सी इज मोर देन ए आर हो जाएगा। तो एक तो कंडीशन ये हो गई, एक तो कंडीशन क्या हो गई, एक तो कंडीशन ये हो गई पहली, और दूसरी कंडीशन हो गई ये वाली। तो दो कंडीशन हमने पढ़ा, पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये बिंदु ई से पहले। क्या कोई डाउट है? एक बार मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप देख लीजिए। टाइप्स ऑफ प्रॉफिट में मैंने तीनों प्रॉफिट पढ़ा दिया, नॉर्मल, एबनॉर्मल, सुपर नॉर्मल, ठीक है। अब ये तीनों प्रॉफिट इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। चाहे आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ लें, चाहे मोनोपोली, चाहे परफेक्ट कंपटीशन यानी चाहे एकाधिकार बाजार पढ़ लें, चाहे पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार पढ़ लें, चाहे अल्पाधिकार यानी पढ़ लें, ओलिगोपोली मार्केट पढ़ लें, डिओपोली पढ़ लें, मोनोप्सोनी पढ़ लें, चाहे कोई भी बाजार पढ़ लें, आप चाहे कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, ये टॉपिक बेस है। बार बार पूछता है भाई, एकाधिकार बाजार में व्यापार को सामान्य लाभ होता है या अधिसामान्य लाभ होता है या घाटा होता है, शॉर्ट रन में घाटा होगा या फायदा होगा, इतना ज्यादा पूछा जाएगा। और स्टूडेंट को यही टॉपिक आता ही नहीं है। मैंने आपको सिचुएशन बता दी, डायग्राम बता दिया, डायग्राम के साथ साथ मैंने सारी चीज बता दी। एक बार इसका बिल्कुल रिकैप कर लीजिए, दिमाग में इसको डाल लीजिए, और फिर इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है।
अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि उत्पादक संतुलन की स्थितियां, ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, इसी तरीके से हम लोग समझेंगे। एक उत्पादक संतुलन की स्थिति में, थोड़ा सा मैं रिवाइज कराना चाहूंगा, एक उत्पादक संतुलन की स्थिति में कब होगा? जब उसको अधिकतम लाभ होगा, यही तो पढ़ाया था हमने। एक उत्पादक संतुलन की स्थिति में कब होगा? जब एक उत्पादक को बहुत सारा अधिकतम लाभ होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से आप समझिए कि जो उत्पादक संतुलन की बात मैं कर रहा था ना अभी, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा था, उसी की बात मैं अभी भी करूंगा। उसके दो उदाहरणा है। उत्पादक संतुलन की कितनी उदाहरणाएं हैं मुझे बताइए? उत्पादक संतुलन की दो उदाहरणाएं हैं। कितनी? दो उदाहरणाएं। एक पहला जो उदाहरण है उसको बोलते हैं TRNTC अप्रोच। क्या बोलते हैं? TRNTC अप्रोच। दूसरी जो उदाहरण है उसको बोलते हैं MRNMC अप्रोच। क्या बोलते हैं? MRNMC अप्रोच। इसको आप लोगों को यही लिखना है, ठीक है। और इसको हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख लो भैया कि कुल आगम, ठीक है, व कुल लागत की अवधारणा, ठीक है। एक तो अवधारणा क्या हो गई? कुल लागत व कुल आगम व कुल लागत की अवधारणा, और एक क्या? सीमांत आगम और सीमांत लागत की अवधारणा, क्या मेरी बात आपको क्लियर है? आप लोग इसको देखिए। अभी ये दोनों ही अवधारणा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिटरली बता रहा हूँ। ये अपने आप में ना आप जाके देख लीजिएगा, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जहाँ से ये कभी भी, ऐसा कोई भी साल देख लो, कोई भी ईयर उठा लो, कोई भी ईयर अपने रैंडमली कोई उठा लो, जहाँ से इन सब से सवाल ना बनते हों। 100% बनेंगे, 100% बनते और 100% बनेंगे। पहली अवधारणा देखो जो है हमारे पास, वो है TRNTC अप्रोच। टॉपिक डालिए दोस्त, TRNTC अप्रोच। पाई का फॉर्मूला याद है क्या? पाई का फॉर्मूला याद है? बता दो भाई। हमें पता है प्रॉफिट यानी क्या? पाई, यानी कि TR माइनस का TC, यही होता है भाई। हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा है क्या? लाभ का फॉर्मूला क्या था भाई? प्रॉफिट यानी कि भाई पाई मतलब क्या हो? लाभ हुआ। लाभ का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बताओ? हमने लाभ का फॉर्मूला पढ़ा था TR माइनस का TC। बताइए। अब मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल देता हूं, ठीक। 3 केस में बनाता हूं, एक केस ये, 2 केस ये, 3 केस ये। केस ए, केस बी, केस सी। केस ए में क्या है? TR में से TC, यानी कि ये 100 है, ये 20 है, तो हमारे पास 80 क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। केस बी हमारे पास TR में से TC हमने माइनस कर दिया। केस ए हमारे पास TR हमारे पास मान लो 100 है और इसमें से सिर्फ 10 है और हमारे पास 90 रुपये प्रॉफिट हो गया। ये TR है में से TC माइनस कर दिया, ये 100 रुपये है, यहाँ पे 40 रुपये है, यहाँ पे 60 रुपये प्रॉफिट हो गया। अब मैं आपसे अगर पूछूं, जो लाभ हो गया 60 रुपये हो गया। एक उत्पादक है, वह 3 स्थितियों से गुजरता है। स्थिति पहली केस ए, स्थिति दूसरी केस बी, स्थिति तीसरी केस सी। एक उत्पादक है, वह 3 स्थितियों से गुजरता है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि उत्पादक कौन सी स्थिति में वह संतुलन की स्थिति प्राप्त करेगा, TRNTC के हिसाब से कौन से ऐसी स्थिति में अपने आप को वह संतुलन की स्थिति में प्राप्त करेगा? तो मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है और मैंने कहा मेरे भाई कि उत्पादक संतुलन में जब होगा जब उसको बहुत सारा अधिकतम लाभ होगा। तो तीनों केस में सबसे अधिकतम लाभ कहां हो रहा है बताइए? तीनों केस में सबसे अधिकतम लाभ कहां हो रहा है? तो आपने कहा सर तीनों ही केस में सबसे अधिकतम लाभ मेरे दोस्त कहां हो रहा है? वो हो रहा है बी में। कहां हो रहा है? बी में हो रहा है। तो उत्पादक संतुलन होगा केस नंबर बी में। कहां होगा? उत्पादक जो संतुलन होगा वो कहां होगा बताइए? केस बी में। तो उत्पादक संतुलन केस बी में क्यों हुआ बताइए? क्यों हुआ उत्पादक संतुलन केस बी में? बता सकते हो भाई? बताइए।
क्योंकि आप कहोगे सर जी टी आर और टीसी के बीच में जो अंतर है, टी आर और टीसी के बीच में जो अंतर है सबसे अधिकतम कहां पे है, केस बी में है। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि एक है ना ऐसी स्थिति समझिए, ठीक है, जब टी आर एंड टी सी के बीच का अंतर क्या हो, अंतर आप लोग बोलें कि सर अधिकतम हो, ऐसा वह बिंदु जब हमारे पास, मैं बोल सकता हूं क्या कि जो पाई इज इक्वल टू टी आर माइनस का टी सी फॉर्मूला होता है, और ये जो अंतर होगा वो क्या होगा, जिस समय सबसे ज्यादा होगा, जिस समय सबसे अधिकतम होगा, अधिक होगा, सुन में कि नहीं है, जिस समय सबसे अधिक होगा वह उत्पादक टी आर एन टी सी अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होगा, बताओ, संतुलन की स्थिति में होगा। और यही टी आर एन टी सी अप्रोच है, यही क्या है, टी आर एन टी सी अप्रोच। इतना सा है, बस सिर्फ इतना सा है, टी आर एन टी सी अप्रोच सिर्फ इतना सा है कि ये एक ऐसी स्थिति जब उत्पादक क्या होगा, बताओ, उत्पादक टी आर और टीसी के बीच में जो गैप है यानी प्रॉफिट है वो जब सबसे अधिकतम होगा, मैक्सिमम जब भी होगा, तो उत्पादक उसी केस में क्या होगा, सबसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगा। डायग्राम के जरिए मैं आपको बना के दिखा दूं तो आप समझिएगा। मैंने 3 डायग्राम बनाया फॉर एग्जांपल, एक ये डायग्राम बनाया, एक ये डायग्राम बनाया, एक ये डायग्राम बनाया, एक ये डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है ना, ठीक है, और एक ये डायग्राम मैंने बनाया, ठीक है, और एक ये डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है। चलो मैं इसकी नेमिंग कर दे रहा हूँ, एक्स ओ वाई आउटपुट इन टर्म्स ऑफ यूनिट, ये टी आर, ये टी सी, टी आर टी सी आउटपुट इन टर्म्स ऑफ यूनिट, एक्स ओ वाई, ये टी आर स्लस टी सी, ये एक्स ओ वाई, ये आउटपुट इन टर्म्स ऑफ यूनिट, ये टी आर स्लस टी सी, यानी इसको हमने टी आर बोल दिया, टी सी बोल दिया। 3 केस है हमारे पास, डायग्राम के जरिए देखिए, केस पहला, केस दूसरा, ये 3 केस है मेरे भाई और ये केस तीसरा, ठीक है। अप्रोच कौन सा है, टी आर एन टी सी अप्रोच। अब आप मुझे बताइए, ठीक है, उत्पादक संतुलन होगा किस केस में, ऐसे कौन से केस में उत्पादक संतुलन होगा, बताइए, ऐसे कौन से केस में उत्पादक संतुलन होगा, बताएं भाई एक बार जल्दी से फास्ट, कौन से केस में। सवाल क्या था, उत्पादक संतुलन कब होगा, जब टी आर और टी सी का जो गैप होगा वो सबसे अधिक होगा। आप चेक कीजिए, इसका गैप कितना है, सिर्फ इतना सा है, इसका गैप कितना है, देख रहे हो। अब देखो, मैं एक बार इसमें कहोगे तो मैं मार्क भी कर दूंगा, चलो एक ये लिख दिया मैंने, ठीक है, इसमें मैंने ये मार्क कर दिया, इसमें मैंने ये मार्क कर दिया, अरे ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये देखो, ये और ये, तो कौन सा गैप सबसे मैक्सिमम है, बताइए, कौन से उत्पादक संतुलन की स्थिति में कहां होगा, बताइए, उत्पादक संतुलन की स्थिति में कहां होगा, किस केस में होगा। तो आपने कहा सर जी केस नंबर 2 में। क्यों, क्योंकि सर टी आर एंड टी सी का जो गैप है ना ये बहुत, इसमें देख रहे हो कितना, इतना सा है, मतलब इतना ही प्रॉफिट हो रहा है, इसमें देख रहे हो इतना सारा है, इसमें इतना सारा है, तो इसका मतलब क्या, जो टी आर एंड टी सी का जो गैप है ये देख रहे हो मैक्सिमम इसमें है। तो मतलब क्या, उत्पादक टी आर एंड टी सी के अनुसार केस, जो केस सेकंड है ना, सेकंड में संतुलन होगा। तो टी आर एंड टी सी के अनुसार केस जो सेकंड है उसमें उत्पादक अपने आप को संतुलन की स्थिति में प्राप्त कर पाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है क्या कि उत्पादक संतुलन की स्थिति में जब होगा जब हमारे पास
टीआर और टीसी के बीच का जो अंतर है, जो गैप है टीआर एंड टीसी का, वो सबसे अधिकतम होगा। इतनी बात अगर आप सभी लोगों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से फर्स्ट मुझे यस और नो में जवाब दें। आइए शुरू करते हैं। दूसरा उदाहरण ये है हमारे पास, मैंने आपको बताया था एमआरएनएमसी अप्रोच, याद कीजिए एमआरएनएमसी अप्रोच। अब एमआरएनएमसी अप्रोच क्या कहता है, बताइए क्या कहता है एमआरएनएमसी अप्रोच। मैंने कहा था एमआरएनएमसी अप्रोच को क्या उत्पादक संतुलन की स्थिति में होगा इस अप्रोच के अनुसार। कैसे, मैंने आपको एमआरएनएमसी अप्रोच भी पढ़ाया है। मैंने कहा एमआरएनएमसी अप्रोच के अकॉर्डिंग कैसे एक उत्पादक संतुलन की स्थिति में होगा, जब दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। दिमाग में रख लेना, तो कितनी दो कंडीशन। जब पहला कंडीशन ये है ना, जब एमआर बराबर क्या हो, एमसी, है ना, जब एमआर बराबर क्या हो बताओ, एमसी। दूसरा एमसी इज मोर देन एमआर होगा, या एमसी इज राइजिंग, ठीक है, एमसी में वृद्धि होगी। ये दो कंडीशन होगा, पहला एमआर बराबर एमसी, दूसरा एमसी इज मोर देन एमआर। एमआर एंड एमसी अप्रोच के अकॉर्डिंग उत्पादक संतुलन की स्थिति में जब होगा, लिख लीजिएगा इसको जो मैं बोल रहा हूं। एमआर एंड एमसी अवधारणा के अनुसार उत्पादक संतुलन की स्थिति में जब होगा जब दो शर्तें पूरी होंगी, दोनों ही शर्तें जब पूरी होंगी तब। क्या एमआर बराबर एमसी हो और एमसी ज्यादा हो किससे, एमआर से, या एमसी इज राइजिंग या एमसी में वृद्धि होगी। अब देखिए इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं, इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम हमारे पास, अब देखिए मैं आपको रेवेन्यू तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ठीक है, तो मैंने अभी आपको रेवेन्यू पढ़ाया नहीं। जब मैं रेवेन्यू पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा तो कैसे ये AR बराबर MR बराबर प्राइस, ये कैसे हुआ। ये तीनों देखो, तीन कर्व होते हैं, एक होता है AR, एक होता है MR, एक होता है प्राइस। ये तीनों जब भी प्राइस कांस्टेंट होगा, जब मूल्य स्थिर होगा, आप रेवेन्यू चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ा दूंगा। अभी के लिए थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में रख लीजिए प्लीज कि AR बराबर MR बराबर प्राइस, क्योंकि ये दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर मैं दूसरे चैप्टर को मैं यहाँ पे मिक्स नहीं करूंगा भाई, ठीक। तो अभी थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए कि AR बराबर MR बराबर प्राइस होता है कब, जब प्राइस कांस्टेंट होगा। तो ये AR कर्व हो चाहे MR कर्व हो चाहे प्राइस कर्व, तीनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। और आपने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में पढ़ा होगा कि जो मार्जिनल कॉस्ट होता है ये MC कर्व है, मार्जिनल जो कॉस्ट कर्व है वो बिल्कुल यू शेप का होता है। ये तो पढ़ा होगा भाई, है ना। अरे पढ़ा तो होगा याद से पहले कि कुछ नहीं पढ़ा था, ये एक्स ओ वाई। हाँ मुझे पता है आप लोग ये कहो सर जी जब पढ़ा होता तो आपसे क्यों पढ़ते हैं, यहाँ पे क्यों आते, आपके पास क्यों आते। हाँ अरे भाई ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मेरे पास नहीं आते, मगर ये कुछ ऐसी चीज़, जब मैं आपको 2 + 2 4 होता है, बेटा पढ़ा तो होगा। अरे हाँ 2 प्लस एडिशन, तो ये आपने 11th में 12th में है ना पढ़ा होगा, बट नहीं पढ़ा तो टेंशन मत लो, हम हैं भाई। जब मैं आपको कॉस्ट का एक चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, लागत की अवधारणा, तो मैं आपको बताऊंगा उसमें कि MC कर्व यू शेप का कैसे होता है, उस समय पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, हम हैं। एक एक चीज को लिखवाएंगे, एक एक चीज को समझाएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, उत्पादक संतुलन की स्थिति में कहाँ होगा। देखो ये जो MC कर्व है और ये MR कर्व है, ये MR है ना भाई, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट P पे कर रही है और एक पॉइंट Q पे कर रही है। बोलो भाई MR, भाई दो कर्व आपस में जहां पे मिलते हैं वहीं पे एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो बिंदु P पर भैया ये जो MC है MR को कट कर रही है, बिंदु Q पर ये जो MC है ये MR को कट कर रही है, पक्का। तो पहली कंडीशन जो है हमारे पास MR बराबर MC, वो बिंदु P पर भी संतुष्ट हो रहा है और बिंदु Q पर भी हो रहा है। अगर आप बिंदु P पे देखो, है ना, अगर मैं पॉइंट P पर देखता हूं, मुझे बताओ, अगर पॉइंट P पर अगर मैं देखूं तो पॉइंट P पर मेरे प्यारे दोस्तों MR बराबर MC है, बिल्कुल। बट MC जो है आप देखोगे, ध्यान से समझो, MC दूसरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, MR बराबर MC, बट MC क्या कर रहा है बताओ, MC इज राइजिंग, MC वृद्धि होना चाहिए, बट MC क्या कर रहा है बताओ, MC लगातार फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है ना। तो अगर MC लगातार फॉल कर रहा है, कंडीशन क्या है, MC राइज होना चाहिए, बट यहां पे क्या हो रहा है, MC फॉल कर रहा है, यानी कि उत्पादक इस बिंदु Q पर संतुलन नहीं प्राप्त करेगा। क्यों,
क्योंकि जो दूसरी शर्त है एमआरएमसी की वो पूरी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जो दूसरी शर्त है एमआरएमसी की वो पूरी नहीं हो रही है, तो उत्पादक बिंदु क्यू पर संतुलन पूरी नहीं करे, मतलब संतुलन की स्थिति में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एमसी जो होगा वो बढ़ना चाहिए, बट वो क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। ठीक, एमसी को बढ़ना चाहिए, तो यहां पे एमसी क्या हो रहा है बताओ, यहां पे फॉल कर रहा है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? यहां तक सारी बातें क्लियर है? एक बार जल्दी से फास्ट कंडीशन है वो है हमारे पास, बिंदु क्यू को देखो। किसको देखोगे? बिंदु क्यू को देखोगे। जब बिंदु क्यू को देखोगे तो बिंदु क्यू पर हमारे पास क्या है, यहां पर भी एमआर जो कर्व है वो एमसी को कट कर रहा है, दोनों बराबर हैं। तो बिंदु क्यू पर मेरे प्यारे दोस्तों मैं बोल सकता हूं क्या, एमआर बराबर एमसी है, बिल्कुल है। तो जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई बिंदु क्यू पर। दूसरी कंडीशन क्या है, एमसी इज राइजिंग। तो क्या एमसी राइज कर रहा है? देखिए एमसी राइज कर रहा है, करे ना, एमसी जो है वो क्या कर रहा है, राइज। तो चूंकि अगर एमसी जहां पे राइज कर रहा है तो इस बिंदु क्यू पर ही क्या बोलेंगे बताओ, उत्पादक संतुलन होगा, है ना। मैं बोल सकता हूं क्या कि यहां पे एम आर बराबर एमसी भी है और एमसी इज राइजिंग, यानी कि एमसी वृद्धि भी कर रहा है, तो उत्पादक संतुलन होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि उत्पादक संतुलन कहां होगा, तो आप बोलोगे सर जी बिंदु क्यू पर होगा। उत्पादक संतुलन कहां होगा, तो आप बोलोगे सर जी बिंदु क्यू पर होगा। ये कब का कंसेप्ट है, शॉर्ट रन का, जब हमारे पास प्राइस कांस्टेंट होगा, मूल्य स्थिर होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार जल्दी से फास्ट मुझे बताएं, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो ये एमआरएनएमसी प्रोसेस देखिए, और ये इसकी दो शर्तें थी। मेरे प्यारे दोस्तों एक छोटा सा मैं आपसे सवाल बोलता हूं, क्या प्रोड्यूसर किस बिंदु पर अपना जो प्रोडक्शन है उसको रोक देगा? ऐसा कौन सा बिंदु है जिस बिंदु पर जो प्रोड्यूसर उत्पादक है वह अपना जो है, मैं बोल सकता हूं क्या, समझिए, एक जो प्रोड्यूसर है ऐसा किस बिंदु पर अपना जो उत्पादन है वो रोक देगा? बता सकते हो क्या? बोलो, बोलिए भैया। क्या उत्पादक बिंदु क्यू के बाद उत्पादन करेगा? सवाल यह है, क्या उत्पादक बिंदु क्यू के बाद उत्पादन करेगा? द आंसर इज नो। क्यों नहीं करेगा? क्या आप कभी भी उत्पादन करोगे जब आपकी लागत ज्यादा हो और पैसा का आपको कम मिल रहा हो? जब आपकी लागत ज्यादा लगे और आपको पैसा कम मिले तो आप कभी भी उत्पादन करोगे क्या? नहीं करोगे। बिंदु क्यू को अपने ध्यान से देखो, अपने नजरों से, आंखें फाड़ के, ऐसे चश्मा लगा के। बिंदु क्यू के बाद देखो तो जो लागत है ना, लागत ज्यादा है, लागत ज्यादा ही नहीं, बिंदु क्यू के बाद देखो लागत बढ़ रही लगातार, सफेद लाइन देखो बढ़ रही है ना। बट आगम क्या है बेचारा, आगम यहीं बैठा हुआ है, आगम यहीं है। लागत हो गई ज्यादा और आगम हो गई क्या, कम। पैसा मिल रहा है इतना, लागत हो गई ज्यादा, पैसा मिल रहा है कितना, इतना, लागत हो गई ज्यादा। तो इसका मतलब क्या, अगर बिंदु क्यू के बाद, समझो, अगर बिंदु क्यू के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बिंदु क्यू के बाद उत्पादक उत्पादन करता है, कब? बिंदु क्यू के बाद, बिंदु क्यू के बाद, बिंदु क्यू के बाद अगर उत्पादक उत्पादन करता है तो उसको लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। इसलिए उत्पादक जो है इस बिंदु क्यू पर क्या करेगा, अपना उत्पादन रोक देगा। ठीक है, इसलिए इस बिंदु क्यू पर क्या करेगा बताओ, ये एक शटडाउन पॉइंट होगा। क्या होगा? शटडाउन पॉइंट। क्यों होगा? यहीं पे अपना उत्पादन रोक देगा, बोलेगा भैया बस इसके बाद उत्पादन नहीं करना है, बस यहीं पर रोक दो, अपना बिंदु को इसी पर रोक दो। ठीक है, तो यहीं पर उत्पादन रोक दो। तो कई बार ऐसा डायग्राम पूछ लेता है कि भैया ऐसा किस पे, कहां पे उत्पादक उत्पादन को रोकेगा? ठीक है, कहां पे उत्पादन जो है उत्पादन को, उत्पादक जो है उत्पादन को रोकेगा। क्लियर है कि नहीं है? एक बार जल्दी से फास्ट मुझे बताओ, बोलो भाई, समझ में है कि नहीं है? तो ये हमारे पास उदाहरण है। अभी देखिए एमआरएनएमसी अप्रोच अभी समझ पूरा खत्म नहीं हुआ, टीआरएनटी से अप्रोच भी बहुत है। देखिए अभी 1 घंटे की क्लास में सोचो बहुत कुछ खत्म हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं। ये तो एक छोटी सी वीडियो थी जो हम आपको मतलब एक बताना चाहते थे कि इकोनॉमिक्स की जो तैयारी है कुछ इस तरीके से, इस स्ट्रैटेजी के साथ हमें करना पड़ेगा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, एक एक चीज़ों को मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से नोट्स बनवाते हुए
ऐसे ही जैसे मैं बनवा रहा हूँ नोट्स, ऐसे ही नोट्स बनवाते हुए बढ़िया डिटेल में हिंदी और इंग्लिश, चाहे आप इंग्लिश के हो चाहे हिंदी के हो, सब कुछ आप आराम से आसानी से मैनेज कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने आपसे कहा था वीडियो कैसी लगी आप लोग वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। मैं आप सभी लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूंगा और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मुझे जरूर बताएंगे। सो आज के लिए तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी का आभार। अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं जरूर मुझे बताइए, नेक्स्ट क्लास में उसी टॉपिक की शुरुआत करेंगे। बट हाँ, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना मेरे भाई। इस एफर्ट का आपको, मतलब जो मैं एफर्ट कर रहा हूं, आपको कितनी प्रसन्नता हुई, क्या हुआ, आप जरूर मुझे बताएं इस वीडियो से क्या क्या चीजें सीख मिली। थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया, आभार एंड जय हिंद सभी को।